आप तो देख रहे कि जब एक एमपी के ऊपर में पार्लियामेंट के अंदर में इतना गंदा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो सोचिए कि हिंदुस्तान के मुसलमान आज क्या फेस कर रहे होंगे पूरे हिंदुस्तान में। इन लोगों को आज डर लगता है कि अकेला दाढ़ी टोपी लगा कर ट्रेन में दूर में सफर करने में डर लगता है। ये माहौल आज हिंदुस्तान का बना दिया। हिंदुस्तान का एक सांसद जिसका नाम दानिश अली है, क्या उसको अपना बात कहने का अधिकार नहीं है पार्लियामेंट के अंदर में? हम लोग पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाला टाइम में 2024 में जरूर उनको उनके औकात को हम लोग जरूर दिखाने जाएंगे कि मुसलमानों को तुम 2000 रुपए में गैस दो, तुम हिंदुओं को 500 रुपए में गैस देकर दिखाओ। हिंदुस्तान में तुम हिंदुओं को चूतिया बना रहे हो। पूरे हिंदुस्तान में 85% की आबादी है हिंदुस्तान में हिंदुओं की। तुम हिंदू को 30 रुपए का पेट्रोल दो, मुसलमान को 200 रुपए का पेट्रोल दो, तुम देकर दिखाओ। सिर्फ हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान आपस में लड़ाई लड़ना कि आपस में लड़ के हम लोग मर जाए और नेता का बेटा कहाँ बैठा रहे? बीसीसीआई में बैठा रहे, एसी ऑफिस में बैठा रहे, उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़े, हमारा बेटा कॉर्पोरेशन के स्कूल में पढ़े, उनका बेटा बिल गेट्स के कंपनी में काम करे, हमारा बेटा पावरटी बेचे। ये आप दो हिंदुस्तान बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के लोग कैसे ऐसे उपद्रवी को चुन कर पार्लियामेंट के अंदर भेज देते हैं, ये दिल्ली के लोगों के लिए शर्मनाक बात है। जो प्यार है, मोहब्बत है हिंदू मुसलमान में, उसको भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है। हमारे गाँव में अगर जाएंगे तो हमारे गाँव में एक तरफ यादव जी अगर रहते हैं तो दूसरी तरफ मुसलमान रहते हैं। एक दूसरे के पूजा में, ईद में, त्योहार में एक दूसरे से मिलते हैं। गांव में खुशहाली का माहौल था, लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने पूरी तरीके से नफरत फैला कर रख दिया पूरे हिंदुस्तान में। एक बीजेपी एमपी होए मुसलमान के बोलছে कि एरा कटुआ আছে, एरा उग्रवादी আছে, এরকম ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা কোনোদিন বরদাস্ত করতে পারি না। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন টিডিএন বাংলা, আপনাদের সাথে রয়েছে আমি ইব্রাহিম মন্ডল। আমরা দেখতে পেয়েছি যে বিজেপির সাংসদ তিনি কিন্তু বলেছেন যে মুসলিমদের অর্থাৎ আর কি দানিশ আলী, সাংসদ দানিশ আলীকে কেন্দ্র করে তিনি নিশানা করে বলেছেন যে দানিশ আলী উগ্রবাদী, এবং সেই সাথে সাথে তিনি যে দানিশ আলীকে শুধু লক্ষ্য করে বলেননি, এরকমটা কিন্তু আর কি অনেক রাজনৈতিক নেতা বলছেন এবং তিনি একটা কমিউনিটিকে নিশানা করতে চেয়েছেন। কি বলেছেন তিনি শোনাবো আপনাদের। सिरे ले रहे हैं उग्रवादी बोलने में तो आगे भी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। তিনি বলেছেন উগ্রবাদী, অর্থাৎ তিনি জঙ্গি বলেছেন, সন্ত্রাসবাদী বলেছেন। যে ভাষায় তিনি আক্রমণ করেছেন সেটা সত্যি নিন্দাজনক। আমাদের সাথে রয়েছেন এখন পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি মোহাম্মদ সরফরাজ, আমরা তার সাথে কথা বলবো। এই যে ভাষণ দিয়ে তিনি কথা বলেছেন, কি বলবেন? আপনার মিডিয়ার মাধ্যম থেকে বলতে চাইছি, তীব্র নিন্দা করি আমরা। যেভাবে লোকতন্ত্রের মন্দির যাকে বলি, যেখান থেকে কানুন তৈরি হয়, সেখানে একটা বিজেপির এমপি হয়ে মুসলমানকে বলছে কি এরা কটুয়া আছে, এরা উগ্রবাদী আছে, এরকম ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা কোনোদিন বরদাস্ত করতে পারি না। আপনার মিডিয়ার মাধ্যম থেকে আমরা বাংলার লোককে বলতে চাইছি আর পুরো ভারতবর্ষের লোককে বলতে চাইছি, একটু হিন্দিও আমি বলবো कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी हैं रमेश विद्रोही, उन्होंने जो शब्द मुसलमान के लिए इस्तेमाल किया लोकसभा में, ये पूरे हिंदुस्तान को जानने की ज़रूरत है। आज मुसलमान को लोकसभा में कटुआ करके बुलाया जाता है, उपद्रवी करके बुलाया जाता है, टेररिस्ट करके बुलाया जाता है। ऐसे भाषा का प्रयोग होम मिनिस्टर के मौजूदगी में हो रहा है, स्पीकर के मौजूदगी में हो रहा है, और कहाँ हो रहा है? लोकतंत्र के मंदिर जिसको कहा जाता है पार्लियामेंट के अंदर में हो रहा है। अगर हिंदुस्तान का एक सांसद जिसका नाम दानिश अली है, क्या उसको अपना बात कहने का अधिकार नहीं है पार्लियामेंट के अंदर में? अगर वो अपनी बात को रख रहा है तो क्या उसको आप आतंकवादी कहेंगे? बहुत शर्मनाक बात है जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने कहा, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। ये जो बात बोला है उसका बाद अभी तक हमारा जो प्रधानमंत्री है कुछ नहीं बोले हैं। देखिए, हर जुल्म के ऊपर में, जब भी हिंदुस्तान में कभी भी कहीं भी किसी के ऊपर भी जुल्म अगर होता है तो प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं। चुप होने का मतलब ही है कि वो उनके साथ खड़े हैं। जब
हजारों के तादाद में किसान मरे किसान आंदोलन करते हुए, तब भी प्रधानमंत्री चुप रहे। जब आसिफा का रेप हुआ कश्मीर में, तब भी प्रधानमंत्री चुप रहे। जब कुलदीप सिंह जो एमएलए था यूपी का, वो एक लड़की का रेप करता, तो भी प्रधानमंत्री चुप रहे। और आज खुलेआम एक मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है पूरे हिंदुस्तान में, तब भी प्रधानमंत्री चुप है। आप देखिए ना कि आप दाढ़ी टोपी लगाकर अगर हिंदुस्तान में घूमते हैं तो आपको आज के दिन में डर लगता है। कौन आपका मॉब लिंचिंग कर दे, कौन आपको कहां पकड़ के मार दे। हिंदू मुसलमान के बीच में इतना ज्यादा नफरत भर दिया गया है, जो ये नफरत पहले नहीं था हिंदुस्तान में। हमारे गांव में अगर जाएंगे तो हमारे गांव में एक तरफ यादव जी अगर रहते हैं तो दूसरी तरफ मुसलमान रहते हैं। एक दूसरे के पूजा में, ईद में, त्यौहार में एक दूसरे से मिलते हैं। गांव में खुशहाली का माहौल था। लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने पूरी तरीके से नफरत फैला कर रख दिया पूरे हिंदुस्तान में। ये जो आप बोल रहे हैं नफरत फैलाने से, हम लोग देखे हैं सीए के टाइम से जिस टाइम बोले थे, बीजेपी के एमपी नहीं बोले थे कि गोली मारो सालों को, वो बाहर में थे। लेकिन अब पार्लियामेंट के अंदर ये क्या हो रहा है देश में? बहुत शर्म की बात है। अनुराग ठाकुर ये बात कहे थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। वो एक कैबिनेट मिनिस्टर है। आज हिंदुस्तान में 15% 16% की आबादी है मुसलमानों की। आज हम लोग हिंदुस्तान का नाम रोशन किए। आज़ादी के लड़ाई में हम लोगों का खून बहा है। आज हिंदुस्तान में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, जिसको आप लाल किला और ताजमहल से पूरे दुनिया में जाना जाता है, वो एक मुसलमान का देन रहा है। मुसलमान का योगदान है हिंदुस्तान को बनाने में। और आज उसको गद्दार कहा जा रहा है, आज उसको टेररिस्ट कहा जा रहा है, आज उसके दाढ़ी टोपी लगाने पर उसके ऊपर में सवाल उठाया जा रहा है। गंदी राजनीति जिसको कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक दूसरे की भाईचारगी का जो प्यार है, मोहब्बत है हिंदू मुसलमान में, उसको भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है। हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा लगातार आक्रमण हो रहा है, बात में आक्रमण हो रहा है। जहाँ पर मुस्लिम लोग जा रहे हैं वहाँ पर भी आक्रमण हो रहे हैं। कि एक डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या असल में क्या करना चाहते हैं ये लोग? भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि डर में जियो। आपने देखा होगा कि 2014 के बाद आपने क्या वादा करके हिंदुस्तान के सरकार में आए थे कि 70 रुपए का पेट्रोल आप 35 रुपए देंगे, 15-15 लाख रुपए हर गरीब के खाते में जाएगा। आज जो 400 रुपए का सिलेंडर था वो आज 1200 रुपए में बिक रहा है। पूरे देश के जो अंधभक्त हैं उनको नजर नहीं आ रहा है। आज 70 रुपए का जो पेट्रोल था वो 110 रुपए बिक रहा है। अंधभक्तों को नजर नहीं आ रहा है। मैं तो कहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि मुसलमानों को तुम 2000 रुपए में गैस दो, तुम हिंदुओं को 500 रुपए में गैस देकर दिखाओ। मुसलमानों को तुम 200 रुपए में पेट्रोल दो और हिंदुओं को 30 रुपए में पेट्रोल देकर दिखाओ, तब मैं तुमको मानूंगा कि तुम हिंदूवादी हो। झूठ बोलते हो पूरे हिंदुस्तान में तुम हिंदुओं को चूतिया बना रहे हो। पूरे हिंदुस्तान में 85% की आबादी है हिंदुस्तान में हिंदुओं की। तुम हिंदू को 30 रुपए का पेट्रोल दो, मुसलमान को 200 रुपए का पेट्रोल दो, तुम देकर दिखाओ। सिर्फ हिंदू मुसलमान आपस में लड़ाई लड़ना कि आपस में लड़ के हम लोग मर जाए। और नेता का बेटा कहाँ बैठा रहे? बीसीसीआई में बैठा रहे, एसी ऑफिस में बैठा रहे। उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़े, हमारा बेटा कॉर्पोरेशन के स्कूल में पढ़े, उनका बेटा बिल गेट्स के कंपनी में काम करे, हमारा बेटा पावरोटी बेचे। ये आप दो हिंदुस्तान बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसका तोड़ सिर्फ एक ही है कि हिंदुस्तान में जो इंडिया अलायंस बना है, नफरत को तोड़ने के लिए बना है। उसमें ममता बनर्जी भी है, उसमें लालू यादव जी भी है, उसमें तेजस्वी यादव भी है और उसमें राहुल गांधी भी है। इन लोगों के साथ अगर पूरा हिंदुस्तान आज जुड़ जाता है तो याद रखिएगा कि करारा जवाब नरेंद्र मोदी को 2024 में मिलने जा रहा है। नफरत फैला रहे हैं जो हिंदू मुसलमान के रमेश बिदुड़ भी मेंबर है। वो तो मेंबर है ही है और वो शर्मनाक मेंबर है पार्लियामेंट का। मैं आपके मीडिया के माध्यम से दिल्ली के लोगों को कहूंगा कि दिल्ली के लोग कैसे ऐसे उपद्रवी को चुन कर पार्लियामेंट के अंदर भेज देते हैं। ये दिल्ली के लोगों के लिए शर्मनाक बात है। दिल्ली को लोगों को ये बात सोचना चाहिए कि जिस एमपी को वो वोट देकर पार्लियामेंट में भेज रहे हैं, वो खुलेआम मुसलमानों को गाली बक रहा है, मुसलमानों को उपद्रवी, आतंकवादी, कटुआ, इस तरीके का शब्द इस्तेमाल कर रहा है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चुप है। तो कहीं ना कहीं आपका साठगांठ है उसके साथ में। हम लोग पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे
और आने वाला टाइम में 2024 में ज़रूर उनको उनके औकात को हम लोग ज़रूर दिखाने जाएंगे। हम लोग देखे हैं कि जब भी जिस टाइम है बीजेपी के गवर्नमेंट के अगेंस्ट है कोई एमपी जो है कांग्रेस का है, टीएमसी का है और बाकी जो अपोजिशन का है, उन लोगों का सस्पेंड क्या है उन लोगों का ऊपर बोलने से, लेकिन अभी तक उनका सस्पेंशन नहीं हुआ है। ओम बिरला साहब भी अभी कुछ नहीं बोले हैं। ओम बिरला साहब पक्षपात कर रहे हैं। जब राहुल गांधी एक बात कहते हैं कि मोदी चोर है, उन्होंने ये नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी चोर है, उन्होंने कहा मोदी चोर है, नीरव मोदी चोर है, मेहुल चौकसी चोर है। लेकिन जो चोर है उसी को लगता है कि वो चोर है। राहुल गांधी का सदस्यता को कैंसिल किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस बहाल कर दिया। तो आज जो हिंदुस्तान में जो सिचुएशन ये बनाया गया है कि किसी भी तरीके से इंडिया अलायंस को तोड़ दिया जाए, उनके घर में सीबीआई ईडी का रेड मराया जाए। जैसे आपने देखा लालू प्रसाद यादव को परेशान किया जा रहा है, तमिलनाडु में स्टेलिन को परेशान किया जा रहा है, राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। जो इनका अपना पुलिस महकमा है उनका गलत इस्तेमाल कैसे होता है ये नरेंद्र मोदी वहाँ बैठ के कर रहे हैं। लेकिन जो इनके एमपी हैं जो जहर फैला रहे हैं हिंदुस्तान में, उसके खिलाफ वो कुछ नहीं कहते हैं। आने वाला वक्त जो है 2024 में इनकी औकात दिखाने जा रही है। उनको एक शोकॉज लेटर भेजा है, वो दिखावा है। आप डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी के एमपी हैं, वो थोड़ा सा कड़क बात अगर पार्लियामेंट में कह दे तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। संजय जी जो आम आदमी पार्टी के एमपी है, संजय सिंह, उनका कोई कड़ा बात अगर आ जाए पार्लियामेंट में तो उनको सस्पेंड कर दिया जा रहा है। लेकिन इतनी घिनौनी बात भारतीय जनता पार्टी के एमपी कह रहे हैं तो उनको सिर्फ शो कॉज नोटिस कर रहे हैं। आपको तो तुरंत उनकी सदस्यता को सस्पेंड करना चाहिए था कि जो एक समुदाय के खिलाफ, जो एक मुसलमान के खिलाफ खुलेआम पार्लियामेंट में उसको गाली बकता है, वैसे सदस्यता का, वैसे पार्लियामेंट का एमपी का उसका कोई दरकार नहीं है। पार्लियामेंट में अगर एक एमपी को ऐसे बोल रहा है, अगर ऐसे हुमकी दे रहे हैं तो खुलेआम हम लोग जो लोग हैं खुलेआम घूम रहे हैं, टोपी दाढ़ी पहन के घूम रहे हैं, उनको क्या होगा? देखे किस तरीके से जुनैद को मार दिया गया, किस तरीके से ट्रेन में एक दाढ़ी टोपी वाले को गोली मार दिया गया, किस तरीके से यूपी में मॉब लिंचिंग की गई, मध्य प्रदेश में मॉब लिंचिंग की गई। आप तो देख रहे कि जब एक एमपी के ऊपर में पार्लियामेंट के अंदर में इतना गंदा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो सोचिए कि हिंदुस्तान के मुसलमान आज क्या फेस कर रहे होंगे पूरे हिंदुस्तान में। इन लोगों को आज डर लगता है कि अकेला दाढ़ी टोपी लगा कर ट्रेन में दूर में सफ़र करने में डर लगता है। ये माहौल आज हिंदुस्तान का बना दिया। हम कभी अपना प्रधानमंत्री ऐसा नहीं चाहते जो एक समुदाय को डरा कर रखे। हमारा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, हमारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे। ये लोग ने हिंदुस्तान को बढ़ाने का काम किया है, लेकिन हिंदुस्तान के संपत्ति को, हिंदुस्तान के एकता और अखंडता को बेचने का, तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, नरेंद्र मोदी ने की है। पूरे तरीके से आज हिंदुस्तान को महंगाई में झोंक दिया है। तो ये जो बोल रहे हैं ना, और असल में तो कि हम लोग देख रहे हैं जहाँ पर भी जा रहे हैं एक डर के पैदा ऑलरेडी हो चुका है। बीजेपी जो बोल रहे थे, बीजेपी के जो कहना है कि सेकंड क्लास सिटीजन, ऐसा करके जो अफवाह है मुस्लिम लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन कर बनाओ, तो ऑलरेडी हो चुका है। क्यों बनाएंगे सिटीजन? हम हिंदुस्तान के पूरा भागीदार हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी में हम लोगों के आबाओ अजदाद ने लड़ाई लड़कर अपना खून बहाकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है। हमारे उलमाओं ने इतनी बड़ी शहादत दी है कि दिल्ली से लेकर हरियाणा के सरजमीन तक जितने भी पेड़ थे, सब पेड़ पर अंग्रेज़ों ने उलमाओं को फांसी पर लटका दिया था। दसों हजार के तादाद में एक दिन में फांसी में लटकाया गया था। ये हमारी कुर्बानियाँ हैं। और आप हमें कहते हैं कि हमको देश का सेकंड क्लास सिटीजन कर देंगे। हिंदुस्तान का संविधान हमको पूरा अधिकार देता है कि हम हिंदुस्तान का पहला नंबर का नागरिक हैं। हमको हिंदुस्तान का संविधान ये अधिकार देता है कि मैं हिंदुस्तान में अपने धर्म का पूरे तरीके से खुलेआम चर्चा कर सकूं। हिंदुस्तान का संविधान हमें अधिकार देता है कि मैं हिंदुस्तान में कहीं भी चाहूं वहां खड़ा होकर नमाज पढ़ सकता हूं, वहां खड़ा होकर कुछ भी खा सकता हूं, कुछ भी पी सकता हूं, कुछ भी रह सकता हूं, कहीं भी खा सकता हूं, रह सकता हूं। ये आज़ादी उन लोगों की सोच की है जो आज़ादी महात्मा गांधी की थी।
जो आज़ादी जवाहरलाल नेहरू की थी, जो आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की थी, जिसने सपना देखा था भगत सिंह ने, जो सपना देखा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, वो आज़ादी पूरे हिंदुस्तान में है। लेकिन उस आज़ादी को अपने पैर के तले कुचलने की कोशिश नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। उसको कहीं ना कहीं 2024 में इंडिया अलायंस तोड़ने जा रहा है। इसीलिए आपके मीडिया के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग आप जाग जाइए, क्योंकि वो वक्त आ चुका है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाइए, वरना आपको अपने पैरों के तले कुचलने में ये कोई वक्त नहीं लगाने वाले। ধন্যবাদ। আপনারা দেখছিলেন এতক্ষণ ধরে টিডিএন বাংলা। আমরা কিন্তু ঠিক জানছিলাম এবং সারফরাজ ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা সেদিকে শুনলাম, তিনি বললেন যে দেশের যে পরিস্থিতি রয়েছে সেই পরিস্থিতি কিন্তু তুলে ধরলেন এবং যে একটা মানে আতঙ্কের যে পরিবেশ, সেই পরিবেশ কিন্তু অলরেডি তৈরি করা হচ্ছে এবং একটা ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে, তিনি কিন্তু সেরকমটা